राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात उपायों पर बैठक की है। मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नेतृत्व में सभी राज्यों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई है। राज्य के चिकित्सा मंत्री दामोदरा राज नरसिम्हा ने राज्य सचिवालय से भाग लिया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने तेलंगाना राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 महामारी के खिलाफ उठाए जा रहे उपायों को खुलासा किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, निदेशक और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। गांधी भवन में क्रिसमस का भव्य उत्सव मनाया जाता है। वहीं दलित कांग्रेस के तत्वावधान में क्रिसमस उत्सव भव्य रूप से मनाया। इसी कार्यक्रम में अध्यक्षता प्रीतम ने की। क्रिसमस उत्सव बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। वहीं मुख्य रूप से कांग्रेस नेता, ईसाई और धर्मगुरुओं ने विशेष प्रार्थना की है। इसके बाद उत्सव की शुरुआत की और कलाकारों ने भक्ति गीत गाए। नेताओं ने कहा है कि एरुकला समुदाय विधानसभाओं से राजनीतिक रूप से पीछे रह गया है। तेलंगाना एरुकला एसोसिएशन ने OU आर्ट्स कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक गोल मेज बैठक की है। वहीं पिछले 10 सालों में एरुकला समुदाय हार गया है। BRS सरकार और अब कांग्रेस सरकार ने उनसे एरुकल को मान्यता देने और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जहां ST आरक्षण है वहां हमारी जातियों को पहचान कर उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हमारी जातियों ने भी कांग्रेस की जीत में भूमिका निभाई है। इसके साथ ही जाति JAC ने नेताओं ने अनुरोध किया है कि जाति निगम का गठन किया जाएगा और जाति भवन को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी आभूषण कंपनियों में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपने चंदानगर शोरूम में माइन डायमंड्स शो लॉन्च किया है। वहीं डायमंड शो का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपभोक्ता शुभचिंतकों और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। यह डायमंड शो दैनिक के पहनने वाले आभूषण, शादी के आभूषण, हल्के आभूषण और पुरुषों के आभूषण और प्लैटिनम आभूषण का संग्रह पेश करता है। वहीं शोरूम के प्रमुख दीपक ने बताया है कि ये डायमंड शो 15 से 19 दिसंबर 2023 तक केवल मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स चंदानगर शोरूम में जारी रहेगा ताकि आप इसे अपनी इच्छा अनुसार अपना सकें। इस प्रमोशन के हिस्से के रूप में उपभोक्ता पुराने हीरो के आभूषणों के एक्सचेंज पे 100% मूल्य और नए खरीदे गए हीरो के मूल्य पर 25% तक छूट पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 22 कैरेट पुराने सोने के एक्सचेंज पे 0% की छूट है। इसी कार्यक्रम में शोरूम प्रमुख दीपक लंकेश, मालाबार गोल्ड एंड ग्राहकों की महिलाएं और चंद नगर मालाबार स्टाफ और अन्य लोगों ने भाग लिया। TSRTC ने स्पष्ट किया है कि RTC बसों में मुफ्त यात्रा योजना के लिए यात्रियों को अपना मूल्य पहचान पत्र दिखाना होगा। TSRTC के MD सज्जनार ने इस आशय का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि संगठन को पता चला है कि कुछ महिलाएं यात्रा के दौरान पहचान पत्र नहीं ला रही थी। वे पहचान पत्र की फोटोकॉपी ला रही थी और स्मार्टफोन पे सॉफ्ट कॉपी दिखा रही थी। महिलाओं को मूलाधार, मतदाता, ड्राइविंग आदि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाने और शून्य टिकट लेने के लिए कहा जाता है। ये स्पष्ट किया गया है कि स्मार्टफोन पर फोटोकॉपी दिखाने पर मुफ्त यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुझाव दिया गया है कि पहचान पत्र में भी तस्वीर साफ दिखनी चाहिए। कई लोगों ने अनुरोध किया कि उनके आधार कार्ड में उनके बचपन की तस्वीर है और वे उन्हें अपडेट किया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार यह योजना केवल तेलंगाना राज्य की महिलाओं के लिए लागू है। दूसरे राज्यों की महिलाओं के अनिवार्य शुल्क चुकाकर टिकट लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने श्वेत पत्र जारी होने पर विधानसभा में अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने कहा कि दोषी ठहराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार स्वार्थी राजनीति हितों के लिए नहीं सोच रही। 10 साल तक तेलंगाना के लिए काम करने वाले अधिकारियों का अपमान करने के लिए हरीश राव की आलोचना की गई है। उन्होंने कहा कि कैंग बताएगा कि सरकार ने सही मंशा से पैसे खर्च किए हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ये श्वेत पत्र हमारे द्वारा दिए गए आश्वासनों से बचने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि जब BRS सरकार सत्ता में आई तो RBI के पास 303 दिन का सरप्लस फंड था, लेकिन इन 10 सालों में ये घटकर
30 दिन रह गया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि मौजूदा स्थिति में तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों पे भी कोई कर्ज नहीं है। वहीं मजलिस सदस्य अकबरुद्दीन ओवैसी ने श्वेत पत्र पर संदेह व्यक्त किया है, लेकिन कहा है कि उन्होंने वास्तविक स्थिति को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनका लक्ष्य तेलंगाना को एक मजबूत राज्य बनाना है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रचना रेड्डी ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने की बात कहकर जमात को 3 करोड़ रुपए जारी करना असंवैधानिक है। वहीं सऊदी अरब में प्रतिबंध इस संगठन पे आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने को आरोप लगाया गया। जबरन धर्म परिवर्तन के लिए आतंकवादी जड़े खड़े रहने वाले इस संगठन के बारे में पूछताछ किए बिना धन आवंटित करना गलत है। हमारे ब्यूरो श्रीनिवास से रचना रेड्डी से रूबरू। तेलंगाना राज्य वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में खुलासा किया है कि 6,71,757 करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति पे सरकार द्वारा तैयार श्वेत पत्र जारी किया है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि जब नया राज्य बनता है तो तेलंगाना पे कर्ज 72,658 करोड़ रुपए था, लेकिन बीआरएस के 9.5 साल के शासनकाल में ये कर्ज करीब 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछली सरकार ने तेलंगाना को कर्ज का ढेर बना दिया है। वहीं भट्टी ने बताया है कि 2014 में राज्य सरकार के खजाने में 100 दिनों के खर्च के लिए पर्याप्त पैसा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ये घटकर 10 दिन रह गया है और यह पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के कारण है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है और ऐसी स्थिति है कि उन्होंने रोजमर्रा के खर्चों के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कहा है पिछली सरकार के शासनकाल में बजट और वास्तविक खर्च में 20% का अंतर है। कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना विधानसभा में तेलंगाना की आर्थिक स्थिति पे 42 पन्नों का श्वेत पत्र पेश किया है। वहीं सदन में तीखी बहस हुई। इसी क्रम में पूर्व वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और श्वेत पत्र पे कांग्रेस सरकार के पक्ष में है। बीआरएस सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और कहा है कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है। साथ ही केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उन्होंने किसानों के बोरवेल पर मीटर लगाने का दबाव बनाकर काम नहीं किया है। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने इस पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विधायक हरीश राव विधानसभा गवाह के तौर पे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वह एक सांसद के रूप में संसद में थे और बिल में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि किसानों को बोरवेल पर मीटर लगाना चाहिए और बिल जमा करना चाहिए। मंत्री पूनम प्रभाकर ने बीआरएस विधायक हरीश राव पे पलटवार किया है। हरीश राव ने कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति पे जारी श्वेत पत्र पर बात की है। उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या देश के किसी भी राज्य की सरकार के पास पैसा डिब्बों और अलमारियों में नहीं रहते हैं। मंत्री पूनम ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी स्थिति लेकर आए और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं देने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा में पूर्व मंत्री हरीश राव की शॉर्ट चर्चा पे आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री सभी मामलों में हर शॉर्ट पे चर्चा शुरू होते ही पेपर जारी कर दिए जाते थे, पर जो विपक्ष में थे वे भी वही साथ भड़ब लेकर आए। हालांकि मंत्री श्रीधर बाबा ने स्पष्ट किया है कि वे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगली बजट बैठक से हरीश राव के सुझाव को जरूर लागू करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा में मंत्री कोंडा सुरेखा हरीश राव के बीच बहस हो गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति पे कांग्रेस द्वारा जारी श्वेत पत्र चर्चा के दौरान कोंडा सुरेखा ने हरीश राव पे गोली चला दी। कमीशन खोरी के लिए नए भवनों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम गरीबों को नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को डबल बेडरूम घर भी दिए गए हैं और उन्होंने सचिवालय गिराकर क्या किया है। उन्होंने कहा कि पुराने सचिवालय को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल कमीशन के लिए ऐसा किया। विधानसभा में राज्य की वित्तीय स्थिति पे चर्चा जारी है। वहीं इस अवसर पे पूर्व विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि झूठ बोलने में केसीआर से ज्यादा प्रतिभा उनके भतीजे में है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मेरा नाम बताया था, इसलिए मुझे प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। 10 साल के मेहनत करने वाले हरीश राव को उस पार्टी में न्याय नहीं मिलेगा, वहीं प्राथमिकता नहीं मिलेगी। वहीं केटीआर के रहते हरीश राव को वो मौका नहीं मिलेगा, वो इसका इस्तेमाल करेंगे और छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें मंत्री बनाने पे फैसला लेगी। तेलंगाना विधानसभा की सत्र गर्मा गर्म चल रहा है। पिछले 10 वर्षों से तेलंगाना की वित्तीय स्थिति पर राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में जारी श्वेत पत्र को लेकर के सरकार और विपक्ष नेताओं के बीच वाकई चल रहा है। इसी क्रम में चंद्रायन विधायक और MIM LP नेता असदुद्दीन ओवैसी ने श्वेत पत्र पर प्रमुख टिप्पणियां की।
कांग्रेस सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर विधानसभा में मूल श्वेत पत्र क्यों जारी किया है। वहीं अकबरुद्दीन ने पूछा कि मूल सरकार लोगों को क्या बताना चाहती है। सरकार ये कहकर क्या संदेश देना चाहती है कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी पैसे नहीं है। ये कहना गलत है कि तेलंगाना के दिवालियों हो गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य में निवेश करने आने वाले उद्योगों को इस तरह के श्वेत पत्र से गलत संकेत नहीं दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है तेलंगाना राज्य अच्छे हथकरघा कपड़े उपलब्ध करा रहा है। वहीं राष्ट्रपति ने हथकरघा श्रमिकों के साथ आयोजित थीम मंडप कार्यक्रम में भाग लिया है। इस मौके पे द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बुनाई उद्योग से ग्रामीण इलाके के लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पोचमपल्ली के साथ हथकरघा कपड़े देखे तो उन्हें बहुत खुशी हुई। बुनाई भारत की संस्कृति और परंपराओं में से एक है। वहीं मोदन ने कहा है कि पोचमपल्ली को विश्व ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिलना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हथकरघा कपड़ों का काम बहुत अच्छा है। किसी और को विरासत के रूप में कला देना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बंदोबस्तों में पुलिस के लिए एक बड़ा खतरा टल गया है। जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो पुलिस हवा में उड़ गए और इस घटना में एलबी नगर एसीपी समेत 2 अन्य कांस्टेबल को मामूली चोट आई। बिजनेस लीडर्स और स्टार्टअप्स और उद्यमियों के नेटवर्क लीडर्स फॉर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जी हां, इस संगठन के संस्थापक मोहनीश ने बताया है कि वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 104 तक पहुंच गई है। वहीं लियो के सदस्यों ने कहा है कि वे पहले से ही 16 व्यवसायों में 20 करोड़ रुपए का निवेशन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने माई कैप इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से 18 स्टार्टअप कंपनियों में निवेशन किया है। वहीं मोहनीश ने कहा है कि उन्होंने हैदराबाद में 9.8 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी है और इसे विला प्लॉट के रूप में विकसित करके बेचेंगे। उन्होंने कहा कि लियोधन प्रबंधक खंड के माध्यम से 9.05 करोड़ रुपए के अन्य संपत्ति का प्रबंधन कर रहा है। लियो संस्था में समझाया गया है कि 30,000 रुपए देकर जुड़ सकते हैं और सदस्यता 10 साल के लिए होगी। इन 10 सालों के लिए प्रवेश शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा। एक विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अपने परिवारों को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि विश्वविद्यालय अधिकारियों के काम के दबाव के कारण आउटसोर्स कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय छात्र संघ को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने हाल ही में विश्वविद्यालयों में आत्महत्या करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रवीण के परिवार के सदस्यों के साथ मुखिया द्वारा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय अधिकारियों के काम के दबाव के कारण आउटसोर्स कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं और अपने परिवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी आउटसोर्स कर्मचारियों पे मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, उन पर अत्यधिक काम का दबाव डाल रहे हैं और यदि वे इस पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें परेशानी में डाल दिया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि प्रवीण की मौत का कारण बनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तेलंगाना सरकार महालक्ष्मी योजना के तहत इस महीने की 28 तारीख से 500 रुपए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वह अपने स्थापना दिवस के मौके पर चुनावी वादे पर अमल कर सकेगी। इसके लिए नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। राज्य में कितने गैस उपभोक्ता है और किस पर ये योजना लागू होगी ये तय होगा। वे इस योजना के लागू होने से सरकारी खजाने पे पड़ने वाले बोझ का हिसाब लगा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि सरकार सिर्फ महिलाओं के नाम पे कनेक्शन पे ही सब्सिडी देने का फैसला कर सकती है। वहीं हालांकि चूंकि गैस कनेक्शन के लिए नाम परिवर्तन विकल्प है, वहीं अन्य उपयोगकर्ताओं के पास अपना नाम बदलने की सुविधा है। इसी क्रम में अधिकारी गैस सब्सिडी के लिए गाइडलाइंस बनाने पर काम कर रहे हैं। बिग बॉस शो के बाद हुए दंगों को लेकर के वकील अरुण ने तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि बिग बॉस शो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि प्रशांत के समर्थकों ने 8 बसों में तोड़फोड़ की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संपत्तियों को कैसे नष्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बिग बॉस शो के आयोजकों की गलती है। इन मुकदमों में नागार्जुन का नाम कहीं नहीं है। युवा बिग बॉस को फॉलो करेंगे। इन सब के लिए सीने हीरो नागार्जुन जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस घटना के बारे में HCJ को पत्र लिखा है और मानवाधिकार आयोग में अक्नेनी नागार्जुन के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने बसों को नष्ट करने के लिए अक्नेनी से पैसे वसूलने की मांग की है। वहीं नागार्जुन को गिरफ्तार किया जाए।